Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this video we are going to discuss the part 2 of unit 2 that is mathematics and mathematics education. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NIOS के नोट्स कोर्स नंबर 504 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स की कंप्लीट पेडागोजी है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो पहले आप इसके पहले वाले 3 वीडियोज़ देखिए, देन आफ्टर दैट इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मैथमेटिक्स कैसे दूसरे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के साथ में इंटर रिलेटेड है, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि मैथमेटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो मैथमेटिक्स है वो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, फिर वो चाहे कोई फार्मर हो, कोई शॉपकीपर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई नॉर्मल इंसान हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो या कोई भी हो, तो मैथमेटिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट और सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, और इस बात को ही ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को डेली लाइफ में ध्यान में रखा जाए तो उस पर ही जो एनसीएफ है उसने ये बोला है दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड परसिंग एजम्पशन टू लॉजिकल कंक्लूजन इज सेंट्रल टू द मैथमेटिकल एंटरप्राइज। और साथ में वाइल देयर आर मैनी वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है, मतलब सोचने के, विचार करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन द काइंड ऑफ थिंकिंग वन लर्न्स इन मैथमेटिक्स, लेकिन जो सोचने का तरीका हम मैथ्स में सीखते हैं ना, दैट इज़ एन एबिलिटी टू हैंडल एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त चीज़ों को कैसे, अमूर्त विचारों को कैसे हम हैंडल करें, तो वो एबिलिटी हमारे अंदर आती है। और साथ में हम एक ऐसी अप्रोच को सीखते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है, तो धीरे धीरे जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा और एक आपके अंदर मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, एक आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रियल लाइफ में मैथमेटिक्स किस तरह से हमारे रियल लाइफ में इन्वॉल्व है। तो एक इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है या शॉपकीपर है, तो अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, हम सब ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है अपने स्कूल लेवल पर, और अभी भी कॉम्पिटिटिव मैथ जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होते हैं। पर अगर इसकी आप जो है रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, तो ये सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन और शॉपकीपर्स के लिए होती है। प्रॉफिट और लॉस का सामना सबसे ज़्यादा उनको ही करना होता है। तो इस तरह के जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें कि क्या रिलेशन है मैथ्स का अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से, तो अगर हम सबसे पहले देखें लिटरेचर जिसमें की बात होती है कहानियों की, प्रोज, पोइट्री, ये सब चीज़ें। तो अगर हम लिटरेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशन से कनेक्ट कर देने वाली चीज़ होती है लिटरेचर हमारा, इसमें फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है, और अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है उसके, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स होते हैं और इमोशन का जो स्कोप होता है वो बहुत ही कम होता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, शेक्सपियर ने अपने शब्दों में बोला है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इसका मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगे खुद को एक्सप्रेस करने में, उतना ज़्यादा आप अक्लमंद कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो प्रेसीजन जो है वो मैथ्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वही बात शेक्सपियर ने बोली कि जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज रहेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट या अक्लमंद, विटफुल कहलाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स कैसे कनेक्टेड है लिटरेचर से, तो जब हम लोग छोटे होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो जाते हैं स्कूल, तो उनसे बोला जाता है कि 500 वर्ड का कुछ लिखो या 1000 वर्ड का कुछ लिखो। उनको ना जब पढ़ाया जाता है लिटरेचर तो उनको वर्ड्स के फॉर्म में पढ़ाया जाता है कि इतने इतने वर्ड्स का पढ़ो, फिर उसको छोटा किया जाता है कि अब प्रेसी राइटिंग सीखो, उसमें इतने वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, 100 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ लिखना है। फिर उनसे समरी लिखवाई जाती है हायर स्टैंडर्ड्स में, कंपोजिशंस लिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि मतलब कि आपको इस एज में इतने वर्ड्स का लिखना आना चाहिए, फिर उसकी अगली एज में थोड़ा उससे कम वर्ड्स में आपको अपनी बात को जो है प्रिसाइजली बोलना है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको आप बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों में मैथमेटिकल सेंस जो है वो प्रिवेल होता है। और जो सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक का जो स्ट्रक्चर है लिटरेचर को सीखने का या लिटरेचर को लिखने का, तो वो मैथमेटिकल सेंस से ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है साइंस की। तो साइंस तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि मैथमेटिक्स से आप बिल्कुल अलग ही नहीं कर सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, रॉकेट साइंस हो, एटसेट्रा, जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं सब कहीं ना कहीं मैथ्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे, अगर आपने 11th-12th में पढ़ी होगी फिजिक्स, तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन के सवाल जो होते हैं, इंटीग्रेशन के सवाल कितना भर भर के दिए हुए होते हैं साइंस के अंदर। इसके अलावा अगर आप छोटे स्टैंडर्ड्स की बुक्स में भी देखेंगे तो ऐसा कोई भी साइंस की बुक नहीं होगी जहाँ पर आपको कहीं पर भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर टेम्परेचर है तो उसको नापना है तो उसके लिए भी 100 डिग्री और 200 डिग्री, तो ये सब क्या है, ये मैथ्स ही है ना, 100-200, और उसको नापना, मेजरमेंट करना, तो ये सब चीज़ें मैथ्स से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। इनफैक्ट बायोलॉजी में भी मैथ्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैथ्स के बिना साइंस की तो आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर हम यूएस से क्या देखें कि यूएस के साथ में क्या रिलेशन है मैथमेटिक्स का,
तो ईवीएस में भी अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी भी कोई रेशियो निकालना है, कोई रेशियो प्रोपोर्शन निकालना है कि अप्रॉक्सीमेटली जो बायोडिग्रेडेबल वेट्स हैं या अदर जो गार्बेजेस हैं वो कितने दिनों में वो उनका डिस्पोजल सिस्टम कैसा होना चाहिए, कितने दिनों में वो डिस्पोज हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक मैथमेटिक्स की गणना की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल टॉपिक्स विच रिक्वायर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डाटा। अब ईवीएस में भी बात करें तो बहुत सारी ऐसी चार्ट्स होती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का रेट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर ईयर्स के हिसाब से देखें तो बार ग्राफ्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या डिफरेंट स्टैटिस्टिकल जो ग्राफ्स होते हैं उसके थ्रू ईवीएस का जो डेटा होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे फिर हमें एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट करना होता है कि इसको हमने ग्राफ को एनालाइज किया तो उससे हमें पता चला कि जो पॉल्यूशन का रेट है, पॉल्यूशन का दर है, वो हर साल बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मैथ्स की वो इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं ईवीएस में भी। अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरी तरह से उसमें मैप्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और मैपिंग के लिए आपको मैथमेटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती ही होती है। टेम्परेचर आपको किसी प्लेस का देख रहा है, उसकी ह्यूमिडिटी देखनी है, अगर उसका रेनफॉल आपको नापना है, तो हर चीज़ के लिए आपको मैथमेटिकल थिंकिंग की नीड होती ही है। सिमिलरली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो ट्रेंड चलता है आपका, जो ईयर्स चलते हैं, तो वो भी एक मतलब मैथमेटिकल सेंस ही हो गया है। वो मैथमेटिकल सेंस में ही आपको सोचना पड़ेगा, आपको जोड़ना घटाना पड़ता है उसमें कि इस रूलर का जो रूलिंग टाइम था वो 1 ईयर था, इस रूलर का 2 ईयर्स था। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल ग्राफ्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी आपको मैपिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल आनी चाहिए, तभी आप किसी भी हिस्टोरिकल एरिया का मैप समझ पाएंगे और उसको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। देन आर्ट की अगर हम बात करें तो मैथ्स और आर्ट में बहुत ज़्यादा एक रिलेशन है, क्योंकि आर्ट्स में भी कहीं ना कहीं आपको प्रेसिजन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट में हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हो गया हमारा ड्राइंग से रिलेटेड वाला आर्ट, और एक आर्ट हमारा हो गया जो हमारी म्यूजिकल आर्ट होती है। तो ड्राइंग वाले आर्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग ड्रॉ करनी है, बहुत परफेक्टली ड्रॉ करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहना पड़ता है। सिमिलरली जब आप कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पर भी जो उसके नोट्स होते हैं, स्केल होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है। अगर आप ज़रा से भी आपकी स्केल, आपकी नोट इधर उधर हुई तो आपका जो म्यूज़िक होता है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो जो परफेक्ट रिलेशनशिप होती है नेचर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में, वो एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, और अगर आप मैथमेटिकल प्रिसीजन को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकते हैं। देन मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो आप फिजिकल एजुकेशन की सबसे जो नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप टाइम रिकॉर्ड करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं जहाँ पर आपको इस तरह की रेसेस वगैरह करनी होती हैं, तो आपको वहाँ पर टाइम आपका रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो एग्जैक्ट जो टाइम होता है आपका रिकॉर्ड होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज ही हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो आप आसानी से समझ सकते थे। अब इसके बाद में आता है मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से डेवलप होता है। मैथमेटिक्स की जब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी रियल लाइफ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की जो उनके अंदर अप्रोच होती है वो मेनटेन हो रही होती है। एंजे फाइन के वर्ड्स में अगर आप देखें तो ए प्रॉब्लम दैट इज पोज्ड रिप्रेजेंट्स एन आउटपोस्ट टू बी टेकन, अ सिंपल अरेंजमेंट इन आर कंक्वेस्ट ऑफ द अननोन, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जो अननोन चीज़ है जो हमें निकालना है उसका हम रिलेशन बैठाते हैं पहले नोन चीज़ों से, उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद में बात होती है हिल्बर्ट की थीसिस में क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये लिखा है कि मैथमेटिक्स इज फॉरवर्ड लुकिंग, बीइंग मोर कनेक्टेड विद सॉल्विंग आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग पावरफुल न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स दैन विद मेडली कंटेम्पलेटिंग नॉलेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन वन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक फॉरवर्ड लुकिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो पहले से ही नॉलेज लिख दी गई है बस आपको उतना ही रट लेना है, पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स मिलेंगी आप जिनको सॉल्व करके खुद की नॉलेज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जॉर्ज पोलिया ने अपनी बुक मैथमेटिकल डिस्कवरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन किया है एज द कॉन्शियस सर्च फॉर सम एक्शन अप्रोप्रिएट टू अटेन सम क्लियरली कंसीव्ड बट नॉट इमीडिएटली अटेनेबल एम, ठीक है। After that, problem solving ability of the learner is dependent on the acquisition of mathematical knowledge. तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी लर्नर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो मैथमेटिकल नॉलेज के एक्विजिशन पर डिपेंड करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ फार मोर यूजफुल एज अ गाइड टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू बी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन एवरीडे लाइफ। ये बात पहले भी हम लोगों ने डिस्कस की कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होती है जब वो डेवलप होती है तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी लाइफ में आगे जाके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको इफेक्टिवली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि मोहन सोल्ड 8 बॉक्सेस ऑफ कैंडी और गौरी ने सिर्फ 3 बेची, तो अब आपको ये बताना है कि गौरी को कितनी और बेचनी है ताकि वो मोहन के बराबर बेच सके। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इससे बच्चों की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो ओपन अप होती है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है
इसमें पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम शुड हैव फ्यू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होने चाहिए, एंड द चाइल्ड मस्ट बी एबल टू मेक कनेक्शन अमंग द डाटा गिवन इन द प्रॉब्लम। जैसे भी कोई भी दिया होता है ना क्वेश्चन, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अननोन चीज़ है उसको हम दिए हुए डाटा के साथ में कुछ उसका कनेक्शन बैठाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में उसके कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ हम स्टेप्स करेंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद में उस मतलब कि जो ये जो स्टेप्स होते हैं इससे क्या होता है, बच्चों को ऑर्गेनाइज करना आता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना आता है, रिकॉर्ड इमीडिएट सोल्यूशन। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ द आइडियल प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल आंसर रादर दैन वन करेक्ट आंसर। एक अगर आइडियल प्रॉब्लम है तो उसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं एक करेक्ट आंसर के अलावा। तो जो बच्चे होते हैं उनको आप अलाउ करिए कि वो मल्टीपल आंसर को सर्च करें। और फोर्थ पॉइंट है कि प्रॉब्लम रिक्वायर्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होंगी वो बच्चों को हेल्प करेंगी कि कैसे वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये कुछ स्टेप्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे कि ऑब्जर्विंग, इन्फरिंग, कंपेयरिंग, कॉपिंग पैटर्न्स विद ऑब्जेक्ट्स, ट्रायल एंड एरर का जो मेथड है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डाटा, एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में आता है एबिलिटी टू थिंक मैथमेटिकली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी वैसे अभी तो आपको टफ लग रहा होगा पर आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है वो मतलब कि इसका रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करना है। आपको ये बताना है कि अगर दो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे या आप कुछ पेयर्स ले लेंगे, ठीक है। पेयर्स लेने के बाद में आप उसमें एचसीएफ देख लेंगे और एलसीएम देख लेंगे कि किसका कितना आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है, जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल लिया और उसमें देखा कि एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है, इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अब ये जो स्पेशलाइजेशन हो गया तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पैटर्न को करेंगे ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप कुछ गैसेज लगाएंगे, ठीक है, रीजनेबल गैस आप लगाएंगे और उन गैसेस को बोला जाता है कॉन्जेक्चर। जो रीजनेबल गैसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जेक्चर। जब आप ये गैस लगा लेंगे उसके बाद में आप एक जनरलाइज्ड रूल फॉर्म करेंगे या एक जनरल रूल आप इससे फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये देख के समझ में आ रहा है एलसीएम जो है वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा है। हर एक केस में एलसीएम जो है वो एचसीएफ से बड़ा है और ये जो एचसीएफ है ना, ये इन दोनों नंबर ऑफ पेयर से कहीं ना कहीं छोटा है या फिर बराबर हो रहा है। तो ये आपने जनरलाइज्ड कर लिया। अब ये जनरलाइज करने के बाद में भी आपके अंदर फिर जो है आपको ये लगा कि इस कंजक्चर को मैं प्रूव कैसे करूं, ठीक है। तो अब आप प्रूव करने के लिए सोचेंगे और उस समय पर आप खुद से ये प्रॉब्लम पोज करेंगे। आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि अगर ये नंबर छोटे हैं तो तब तो ये वाली बात फॉलो हो रही है, अगर नंबर 10,000 या उससे बिगर हो गए तब फिर क्या ये बात फॉलो होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से आप खुद से प्रॉब्लम पोज करेंगे। तो इस तरह से ये जो होता है वो मैथमेटिकल थिंकिंग आपकी होती है। आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, स्पेशलाइजिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आप रीजनेबल जो है गैसेस लगाएंगे जिसको कंजक्चर बोला जाएगा। फिर उसके बाद में जनरलाइज कर देंगे, आप जो आपने अपना जो गैस लगाया उसको जनरलाइज करेंगे उस डेटा के थ्रू जो आपने फॉर्म किया है। उसके बाद में अगर आपका कंजक्चर सही है, आपका जनरलाइजेशन सही है तो आपकी बात प्रूव हो जाएगी। और अगर सही नहीं है तो फिर वो डिसअप्रूव्ड हो जाएगी, डिसप्रूव्ड हो जाएगी। जब डिसप्रूव्ड हो जाएगी तो वापस से आप इसी वाले प्रोसेस पे जाएंगे, आप फिर से कुछ गैस लगाएंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे और अगर फिर दोबारा से वो डिसप्रूव्ड हो गई तो फिर उसके बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो मैथमेटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऐसा ही है और इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में एच विल के अकॉर्डिंग कुछ इन्होंने लिखा है अबाउट मैथमेटिकल थिंकिंग, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि थिंकिंग प्रिसाइजली, आर्टिकुलेटिंग क्लियरली, थिंकिंग लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली एंड जनरलाइजिंग फ्रॉम पैटर्न। जैसे कि आपने एचसीएफ एलसीएम वाले पैटर्न से ये बात जनरलाइज करी थी कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा होता है। तो लर्निंग मैथमेटिक्स सर्व्स बोथ एज अ मीन्स एंड एज एन एंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस यूनिट में। इसके अलावा ये सम अप में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो सब इसी में हो जाएगा। देन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब हम अपने जो नेक्स्ट वाला जो होगा यूनिट गोल्स एंड विजन्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।